इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ, बीजेपी के लिए लोगों की पसंद ये लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और ये 8 साल सरकार में रहने के बाद की स्थिति है। आपका सर्वे बता रहा है वो जमीनी हकीकत का बयान कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान के लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं। वो देश के हित को समझते हैं, कौन व्यक्ति की अगुवाई में देश आगे बढ़ सकता है ये भी समझते हैं, और किस व्यक्ति के काम करने का तरीका जमीन पर हमें थोड़ा संतोष दे सकता है ये भी समझते हैं। तो आज चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया में भारत की साख हो, भारत की प्रतिष्ठा हो, भारत का आर्थिक टेक्नोलॉजिकल विकास हो, या किसानों की चिंता की बात हो कि लगभग 10-11 करोड़ के किसानों में पैसा पहुंचना, 80 करोड़ लोगों को भोजन कराना पूरे कोविड में आज तक, और जो बाकी उद्योग के क्षेत्र में जो हाईवे बन रहे हैं, जो गांव-गांव बिजली पहुंच रही है, तो ये देश देखता है। इसलिए आज जो मोदी जी की लोकप्रियता दूसरे टर्म के बावजूद यहां तक है, ये उसी का परिचायक है। नरेंद्र मोदी जी का काम, नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भारत के विकास के लिए, ये लोग देखता है, इसलिए विश्वास करते हैं। लेकिन सर, ये जो दूसरे टर्म के 3 साल के बावजूद लोकप्रियता है, ये कई लोगों को शायद समझ भी ना आए। ये 3 साल तो बहुत चैलेंजिंग रहे प्रधानमंत्री के लिए। कोरोना आया, 2 साल उसमें गए, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया यूरोप में, यूक्रेन और रूस का, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। भारत पर भी उसका कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा, उसके बावजूद है ये भरोसा। बहुत सीधा जवाब है। लोगों ने समझा कि कोरोना दुनिया की एक बहुत बड़ी महामारी है जो 100 साल बाद आई है। आज जिस भारत में न ऑक्सीजन था, न जहां कोई किट्स थे, न जहां वेंटिलेटर थे, वो कुछ महीनों में तैयार हो गए। और जो भारत दुनिया के ऊपर निर्भर करता था, याद करिए पोलियो के लिए संघर्ष कितने वर्षों चला था, उस भारत में मोदी जी ने आह्वान किया और मेड इन इंडिया वैक्सीन अवेलेबल हो गया और 200 करोड़ डोजेज लगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वैक्सीन बनाया, मुफ्त में भारतीयों को दिया और दुनिया के भी लगभग 70-80 देशों से अधिक देशों को सप्लाई किया। और चूंकि थोड़ा मुझसे इन्वॉल्वमेंट रहा है मोदी जी की अगुवाई में, कभी आप इस बात की कल्पना कर सकते थे कि ये 200 करोड़ डोज की सूचना आपके मोबाइल फोन पर आई कि इस तारीख को इस स्थान पर आपको अपना वैक्सीन का पहला डोज देना है, इस स्थान पर आपको अपनी वैक्सीन का दूसरा डोज लेना है। और देश ने टेक्नोलॉजी का स्वरूप देखा, देश ने वैक्सीन का प्रभाव देखा, और देश ने मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई का संकल्प देखा। एक मैं बात कहता हूं, देश जागता है, जगाने वाले होने चाहिए। और जो लोग वैक्सीन का मजाक कर रहे थे, जो लोग जब ताली और दीपक दिए के माध्यम से मोदी जी देश को संगठित कर रहे थे इस पूरी महामारी के खिलाफ, तो कुछ लोग मजाक कर रहे थे, याद है ना आपको। तो आज देश के लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी महामारी में जहां धनाढ्य देश, दुनिया के बड़े बड़े देश एक प्रकार से बहुत कमजोर दिखाई पड़े, वहां इतने बड़े देश को मोदी जी ने कितनी प्रामाणिकता से संभाला, एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बार अपने रिकॉर्ड को देखिएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमें 9 करोड़ वोट मिले थे और 14 करोड़ के लोकसभा चुनाव में, जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी को लगभग 19 करोड़ वोट मिले थे। और फिर 19 के चुनाव में वो उससे भी आगे बढ़ गया। तो ये लगभग 9-10 करोड़ वोट्स की जो बढ़त हुई है, वो क्या है? वो नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को जोड़ा है भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों, उपेक्षितों को जोड़ा है भाजपा के साथ। और जो सोच चाहिए
कि बहुत विनम्रता से मुझे आप अनुमति दीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी ऐसी संघर्ष, संकल्प और निष्ठा से पनपी एक अपनी आदिवासी समाज की नेत्री को, जहां अपने गांव की वो पहली ग्रेजुएट थी, उनको देश के राष्ट्रपति पद पर बिठाना, इस सभी संकेतों को समझना चाहिए कि देश समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह देश को और समाज के सब वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस पर ये इल्जाम लगाता है कि आपने एक दरअसल पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि एक फेयर फील्ड नहीं रह गई है चुनाव लड़ना भारत के अंदर। और आजकल जो हो रहा है वो क्या, जैसे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनको ईडी से उनकी पूछताछ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनके मंत्री के घर पर रेड, हालांकि हाँ वहां तो अंबार मिला नोटों का, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है क्रश करने के लिए विपक्ष को। अच्छा, हमको यह बताइए कि 50 करोड़ रुपया उनके मंत्री के सहयोगी के यहां रखने के लिए हम ही ने कहा था क्या? जरा हमें बता दीजिए आप। और आपने जो ईडी की बात की, तो सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? ये कंप्लेंट 14 के पहले फाइल हुआ था, हमारी सरकार के आने के पहले। उन्होंने उस कंप्लेंट को क्वॉशिंग के लिए हाईकोर्ट गए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं? फेल कर गए। इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ सारे उनके दलील को अस्वीकार किया कि नहीं? अपील में हारे कि नहीं? हाईकोर्ट में हारे कि नहीं? तो भैया कानून की प्रक्रिया के अनुसार काम चल रहा है। अब कानून की प्रक्रिया में आपके यहां करोड़ों रुपया कैश मिले और कांग्रेस के परिवार पूरे नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से हथिया ले और मुंबई, दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़ के हजारों करोड़ की संपत्ति जो कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई जमीन के कंसेशनल रेट पर बनी थी, उसको आप हथिया लें तो आपके खिलाफ पूछताछ भी नहीं हो। यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये पूछताछ से परेशानी क्या है? और मैंने आपको पहले भी कहा था, और आज चूंकि आप इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब उनके खिलाफ प्रताड़ित की गई कार्रवाई दंगे को लेकर के, तो एसआईटी पूछ रही थी, तो अहमदाबाद में मुख्यमंत्री थे, 10-12 घंटे जवाब दिया, तो कोई हंगामा किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद, गुजरात या देश भर में? वो पूरे सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया से तप कर, निखर कर, निर्दोष होकर निकले। यही तो कानून की प्रक्रिया है ना। तो फिर मैं पूछूंगा कि सोनिया जी, राहुल गांधी को अगर वहां जाने पर इतनी परेशानी है, तो बाकी लोग भी तो वही करें सौरभ बाबू, कि अगर पुलिस पूछताछ के लिए थाने बुलाए तो 1000 लोग को लेकर थाने को रैंसैक कर दो। अगर आपको इनकम टैक्स के लोग बुलाए तो 500 ला करके इनकम टैक्स का दफ्तर घेर लो। ये क्या मतलब है? और उनके मुख्यमंत्री सब काम धाम छोड़ करके धरने पर बैठे। अब ये कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं ये लोग बेल पर होने के बावजूद? तो हम क्या कहें इसके बारे में? लेकिन देखिए, जब आपकी सरकार नोटबंदी लाई थी, मोदी सरकार, तब लोगों ने कहा कि बस इसके बाद हार है, बस आगे। आप यूपी का चुनाव जीत गए। जीएसटी का कानून लाया, गुजरात का चुनाव आने वाला था, लोगों ने कहा व्यापारी वोट नहीं देगा, आप वहां चुनाव जीत गए। ये विपक्ष को उम्मीद रही थी। इस बार अब अग्निवीर योजना एक जो आई है, इससे विपक्ष ये काफी आशान्वित है कि खासकर यूपी बिहार में नौजवान आपको जवाब देगा, गरीब गांव का आदमी आपको जवाब देगा। और अगर यूपी बिहार हाथ से निकल गया तो क्या होगा? ऐसा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इसका हम क्या जवाब दें? आप काम न करें, जब आपके राजनीति का वक्त हो तो आप विदेश में रहें, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए पार्टी को जीवित रखें, तो ये लोग ऐसे ही सोचेंगे। सौरभ जी, एक बहुत मौलिक बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की रफ्तार दूसरी है, देश के लोगों की सोच दूसरी है, देश के लोगों का संकल्प दूसरा है। और कुछ बड़े बुलेट पॉइंट में बताऊं, ये ऐसा नेता है जो हमारा मस्तक दुनिया के सामने आगे बढ़ाता है, हमारे देश का। एक ऐसा नेता है जिसके निर्देश पर बाबा भोलेनाथ, चाहे केदारनाथ हो या काशी विश्वनाथ हो, एक नए स्वरूप से निखरते हैं और राम जन्मभूमि का एक बड़ा मंदिर बन रहा है। एक ऐसा नेता है, क्या पाकिस्तान, क्या चीन, क्या आतंकवाद, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में हिचकता नहीं,
और दुनिया को विनम्रता से जवाब देने में हिचकता नहीं। और ऐसा नेता जो 80 करोड़ लोगों को भोजन भी कराता है, जो गैस से आंसू पोंछता भी है उज्ज्वला में, जो नौजवानों के हाथ में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी का हुनर भी देता है और जो नए अवसर भी बनाता है। तो ये जो नई पूरी चीज़ें हैं, और कोविड की बात तो हम कर ही चुके, इसलिए उसके बारे में उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोविड में मैं आपको एक बात आज कहना चाहूँगा, आपके चैनल पर शायद आप ही ने दिखाया था, कभी आपने सोचा था कि कोविड में जो डॉक्टर नर्स काम कर रहे हैं रात भर जग कर, उनके अस्पताल के ऊपर भारत की वायुसेना के हेलीकॉप्टर जाएंगे और फूल बरसाएंगे उनके ऊपर? मैंने देखा था मुंबई में, दिल्ली में नर्सेज डॉक्टर कितने भावुक थे जब ऊपर से फूल बरस रहे थे। ये किसकी सोच है? जो अपना जीवन इतने संघर्ष में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का फर्ज है कि हम उनको सम्मान दें। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है। अब इस सोच पर, उनकी सोच का हम क्या करें? उनकी सोच, उनको मुबारक। हम देश के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आप रविशंकर जी आज हमारे साथ बात करें तो मैं एक विषय जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया, इसके बाद लेकिन सोनिया गांधी बहुत ज्यादा नाराज हो गई। पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्मृति ईरानी जी के साथ कुछ तू मैं भी हुई है, लेकिन पूरा मामला जो बना एक बहुत बैड टेस्ट में लगा सब कुछ। अब आप मुझे अनुमति दे दीजिए तो अंतिम बात मैं कह ही दूं। अगर ये पूरा जो अधीर चौधरी जी का मामला था, हमें अच्छा लगता सोनिया गांधी खड़ी होती और कहें कि ये ठीक नहीं है। राष्ट्रपति का हम सभी सम्मान करते हैं और बड़ी भूल हुई हो मैं माफी मांगती हूं, मैटर खत्म हो जाता। आज मैं सोनिया जी को एक बात कहूंगा। मैं उस समय राज्यसभा में था, अटल जी की सरकार थी, उनकी पार्टी में उस समय भी सही लोग थे। उन्हें बहुत बदतमीजी से अटल जी के बारे में कुछ बात कही। मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता थे, वो खड़े हुए और कहे अपने उस, हम लोगों ने हंगामा किया कि अब विड्रॉ करो। मनमोहन सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं अपने कांग्रेस के एमपी की बात से अपने को बिल्कुल अलग करता हूं और मैं क्षमा मांगता हूं। ये भी एक अस्तर है। अब शायद आज की कांग्रेस राष्ट्रपति के मामले में उनकी पार्टी के लोकसभा के नेता, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि उनका जबान स्लिप की या क्या किया नहीं की। ये बड़कपन का अभाव क्यों दिखता है सौरभ बाबू? ये बड़े सवाल है। और एक हमारे नेता का बड़कपन देखिए कि 14 से लाल किले की प्राचीर पर जाते हैं 15 अगस्त को, तो क्या कहते हैं? इस देश को बढ़ाने में हर प्रधानमंत्री का योगदान है। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री जी, क्या इंदिरा जी, क्या राजीव गांधी, क्या वाजपेयी जी, क्या मनमोहन सिंह। और जब बनती है 3 मूर्ति में पूर्व प्रधानमंत्रियों की म्यूजियम तो सबको स्थान देते हैं। तो ये सोच सोच की बात है और मैं क्या बोलूं। रविशंकर जी बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।